उन बड़े बड़े पूंजीपतियों के लोगों को लेटरल एंट्री के माध्यम से जॉइंट सेक्रेटरी बना के भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालयों में बिठा के शायद रीजनल पाल गौतम जी, मैं कैपिटल क्राइम न्यूज़ दिल्ली से, कैपिटल न्यूज़ 24/7। जो ये लेटरल एंट्री के बारे में आप जो आज हमारे समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए और क्यों आए और क्यों कर रहे हैं आप। एक्चुअली लेटरल एंट्री के आने के दो कारण हैं। लोग उन दो कारणों को समझ नहीं रहे हैं। पहला कारण तो ये है कि जिन बड़े बड़े पूंजीपतियों के पैसे के दम पर मोदी जी को ब्रांड मोदी बनाकर और इसको सत्ता में लाया गया, उनको प्रधानमंत्री बनाया गया, उन बड़े बड़े पूंजीपतियों के पैसे के दम पर सारे बड़े बड़े मीडिया हाउस खरीदे गए। आज मोदी जी उनके प्रति अपनी वफादारी निभाना चाहते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स संविधान के हिसाब से चलते हैं, नियम कानून से चलते हैं, तो उनकी जो मनपसंद की फाइलें जिस तरीके से वो क्लियर कराना चाहते हैं, शायद भारत के ब्यूरोक्रेट से वो फाइलों को क्लियर उस तरीके से नहीं करा पा रहे। तो उन्होंने उन बड़े बड़े पूंजीपतियों के लोगों को लेटरल एंट्री के माध्यम से जॉइंट सेक्रेटरी बना के भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालयों में बिठा के शायद जो उनके सपने, उनको सपने साकार करने के लिए वो बैकडोर एंट्री करा के उनके सपनों को साकार करना चाहते हैं। पहला तो कारण ये नज़र आता है। और दूसरा कारण ये नज़र आता है कि जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोग जो देश में लगभग 87-88% हैं, जब भारत का संविधान बनने से पहले जो मनुस्मृति में व्यवस्था थी, उसमें देश के 85% से ज़्यादा लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, धार्मिक बंदिश थी। उनके व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश थी। देश के संसाधनों में उनका कोई हिस्सा नहीं था। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान के माध्यम से लोगों को जब पढ़ने लिखने का मौका मिला, सरकारी नौकरियों में आने का मौका मिला, धीरे धीरे हमारे लोग आगे बढ़े। तो उनको फिर ये समस्या शुरू हो गई कि अगर गरीबों के बच्चे पढ़ जाएंगे तो उनके बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर सस्ते मजदूर कहाँ से आएंगे, उनके खेत में सस्ते मजदूर कहाँ से आएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि एजुकेशन को धीरे धीरे प्राइवेटाइज कर दिया और प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट पब्लिक स्कूल्स बनवा दिए, जिसमें फ़ीस इतनी ज़्यादा महंगी है कि गरीब लोग नहीं पढ़ सकते। और दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों को उन्होंने देश में कमज़ोर किया। और तीसरा, जो लोग नौकरी में आ जाते थे पढ़ लिख के, वहाँ पे ठेकेदारी प्रथा लागू करके उन्होंने हमारे नौकरी के रास्ते को बंद कर दिया। इतना सब करने के बाद भी हमारे लोग, अगर आप पिछले 5 साल का डाटा सिविल सर्विसेज का देखें तो हमारे अनुसूचित जाति समाज से 2 बच्चों ने IAS को टॉप किया है, एक OBC के बच्चे ने IAS को टॉप किया है, एक माइनॉरिटी का बच्चा 2nd नंबर पे आया है। तो ये दर्द इनको है। पहले वो हमें ये कह के टोकते थे, रोकते थे कि भाई आप लोगों के पास मेरिट नहीं है। जहाँ भी कोई वैकेंसीज निकलती थी और जहाँ इंटरव्यू से होता था सिलेक्शन, वहाँ वो कह देते थे कि कोई एफिशिएंट व्यक्ति, क्वालिफाइड व्यक्ति नहीं मिला। जब क्वालिफाइड और लोग मिलने लगे तो कहने लगे एफिशिएंट नहीं है। और उसके बाद जब सिविल सर्विसेज टॉप करने लगे, इंजीनियरिंग मेडिकल में टॉप करने लगे, पिछली बार CBSE में भी 500 में से 500 नंबर हमारा बच्चा लेके आया 12वीं के अंदर। और आपने उससे पिछली साल देखा होगा, हमारा एक बच्चा JEE मेन के अंदर 360 में से 360 नंबर लाके उसने ऑल इंडिया को टॉप किया। तो और सिविल सर्विसेज में टॉप कर रहे हैं। तो अब उन्हें दर्द ये हो गया कि अब तो ये लोग मेरिट में भी नंबर ऊपर आ रहे हैं। तो ये असली बात ये है कि हमें हमारे अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोगों को, अल्पसंख्यक लोगों को मुख्य धारा में आने से रोकना चाहते हैं, उनके आगे बढ़ने के रास्ते को बंद करना चाहते हैं। इन 2 कारणों से ये लेटरल एंट्री लेके आए और ये कृषि से संबंधित 3 काले कानून लेके आए। ये भी उन्हीं बड़े बड़े पूंजीपति मित्रों को, जिनके पैसे के चंदे के दम पर ये चुनाव लड़े, उन्हीं के ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए, चूँकि इस बिल के ड्राफ्ट बनने से भी पहले वो बड़े बड़े भंडारण केंद्र बना चुके थे, उनको सफल बनाने के लिए कृषि से संबंधित 3 काले कानून लेकर आए। और आज मोदी जी वफादारी केवल बड़े पूंजीपतियों के लिए कर रहे हैं। देश के लोगों से उनको प्यार नहीं है, देश के गरीबों से उनको प्यार नहीं है। आज कोई यहाँ देश में सुरक्षित नहीं है। और हिंदू मुस्लिम के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को इतना बांट दिया, समाज में इतना जहर घोल दिया है। सही मायने में तो ये देशद्रोह वाला काम है, इन पे देशद्रोह लगना चाहिए। लेकिन जो भी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ, जो सामाजिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, प्रजातांत्रिक तरीके से जो भी आवाज़ बुलंद करता है, उनको ये केस बनाकर झूठे केस में जेल में डाल रहे हैं। अब इस बच्ची को इन्होंने, जो बच्ची है दिशा रवि,
उसको जेल में डाल दिया, और किस किस तरह के आरोप लगाते हैं, मतलब कुछ भी मर दो और अपना मीडिया के माध्यम से पूरे चैनल पे 24 घंटे उसको चलवाएंगे, इतना बदनाम कर दो तो झूठ को भी सच बना दे। तो ये मुझे लगता है कि ये देश के साथ गद्दारी हो रही है, देश के साथ अच्छा नहीं हो रहा। देश के संविधान को बदलने की साजिश है, देश के संविधान में जो रिजर्वेशन की गारंटी दी गई है उसको ख़त्म किया जा रहा है। इसके खिलाफ हमने प्रदर्शन किया, और इस लड़ाई को हम पूरे देश में गांव-गांव में घर घर तक लेके जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और लोगों को ये भी बताएंगे कि वो याद करें 2014 में किस तरह के वायदे करके मोदी जी सत्ता में आए थे। आज उन्होंने अपना एक भी वायदा नहीं किया पूरा, और वायदा तो पूरा किया नहीं, और देश के संसाधनों को बेच रहे हैं, देश के पीएचडीज को बेच रहे हैं। सब कुछ बेच दोगे तो बचेगा क्या? आप 70 साल के कोसते रहते हैं पिछली सरकारों को। अरे जो पिछली सरकारों ने कमा के देश को दिया, आप तो सारा बेचने में लगे हुए हैं, आप तो देश विक्रेता बन गए। तो इसलिए आज पूरे देश के लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। इस आंदोलन को संवैधानिक तरीके से, प्रजातांत्रिक तरीके से इतना बड़ा करने की ज़रूरत है कि पहले तो जो राज्यों में चुनाव हैं वहाँ से बीजेपी को सत्ता से बाहर किया जाएगा, और उसके बाद 2024 में मोदी जी को भी सत्ता से बाहर किया जाएगा। सर, आपने बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा प्रकाश डाला, लेकिन इनको सत्ता से बाहर कैसे कर पाएंगे? क्योंकि ये तो ईवीएम से फ्रॉड करके आए थे। ये तो ईवीएम के इन्होंने देखा था कि ईवीएम से भी आ सकते हैं, इलेक्शन से तो आ नहीं सकते। भी आंदोलन समाज में लगातार चल रहा है। आपको पता होगा ईवीएम के खिलाफ हमने अपने यहाँ बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें एक इंजीनियर ने बाकायदा मशीन में